बहुव्रीहि समास हम पढ़ रहे हैं। वर्ड टू वर्ड बहुव्रीहि समास का मीनिंग होता है बहु मतलब बहुत, और व्रीहि का संस्कृत में मीनिंग होता है चावल। तो बहुत सारे चावल, इसका तात्पर्य ये है कि जिस समास में बहुत सारे अर्थ किए जाते हैं और बहुत सारी चीजें हमें लगती है, उस समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। हर एक समास में कोई ना कोई पद प्रधान होता है। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि पूर्व पद प्रधान हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा है। हाँ, अव्ययीभाव समास पढ़ा है। तो वैसे बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है मतलब क्या, कि समास में जो भी पद है वो पद मुख्य नहीं होता है, उनका जो अर्थ है वो मुख्य होता है। वो बताने में बोलने वाले का तात्पर्य होता है। जैसे कि चतुर्मुख जब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, तो वहां पर उसे चार यह संख्या बताने में तात्पर्य नहीं है, उसका भाव नहीं है। किसी का मुख बताने में भी तात्पर्य नहीं है, बल्कि चार मुख है जिसको ऐसे ब्रह्मदेव को बताना है। तो ऐसे जो अन्य पद है, तीसरा पद ब्रह्मदेव, जो सामासिक पद को छोड़कर है, ऐसे अन्य पद यहाँ पर प्रदान होता है। दूसरा देखो, समस्त पद का लिंग जो है वो अन्य पद के अनुसार होता है। जब समस्त पद बनता है, उस पद का जो लिंग है वो किस लिंग में होता है, तो अन्य पद का जो भी लिंग होता है उस लिंग में समस्त पद रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए ऊपर वाला उदाहरण वही लिया है, तो उसका विग्रह देखो। चत्वारि मुखानी यस्य सह, ऐसा विग्रह किया हमने। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि इस समास में चतुर और मुख ये दो शब्द है, और उनमें से मुख यह शब्द नपुंसक लिंगी है। फिर भी समस्त पद मुख ऐसे बना है। राम देव बालक इस तरह से बना है। तो ऐसा क्यों? इसलिए सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि समस्त पद जो अन्य पद होता है, तो अन्य पद जिस लिंग में होगा उस लिंग में समस्त पद बनेगा। और चतुर्मुख का जो अन्य पद है ब्रह्मदेव, वो ब्रह्मदेव पुल्लिंग में है, इसलिए चतुर्मुख ऐसे समस्त पद पुल्लिंग में बना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रेज हैंड करके डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और समझ में आया तो सिर्फ थंब दिया करो, बाद में थंब ये निकाला करो। थर्ड पॉइंट देखो, बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय सामासिक पदों के रूप अपने खुद के लिंग के अनुसार होते हैं। अब तक हमने देखा अन्य पद प्रधान होता है। समस्त पद का लिंग जो है, समस्त पद जो है वो अन्य पद के लिंग के अनुसार होगा। अभी हम विग्रह की बात कर रहे हैं। जब विग्रह हम इस समास में करेंगे, तब समास में जो भी पद है वो पद अपने खुद के लिंग के अनुसार चलेंगे। जैसे मुख यह समस्त पद में पुल्लिंग में हुआ है मुख, लेकिन विग्रह में मुखानी ऐसे नपुंसक लिंग में हुआ है, क्योंकि मूल मुख शब्द नपुंसक लिंग में ही है। ठीक है, तो विग्रह में उसका नपुंसक लिंग के हिसाब से ही, नपुंसक लिंग के तरह ही उसका रूप बनेगा। फोर्थ देखो, बहुब्रीहि समास में समस्त पद विशेषण होता है और अन्य पद जो है वो विशेष है। ये तो स्पष्ट ही है कि पूरा का पूरा जो समस्त पद रहेगा, जैसे चतुर्मुख यह समस्त पद है, तो वो क्या बनेगा, विशेषण रहेगा। विशेषण मतलब वो किसी को तो बता रहा है, और जिसे भी बता रहा है जिसके भी बारे में, वो विशेष्य होगा। जैसे चतुर्मुख मतलब चार मुख वाला ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे सुंदर बालक है, तो बालक यहाँ पर विशेष है, और सुंदर यह विशेषण है बालक का। तो वैसे समस्त पद जो रहेगा बहुव्रीहि समास में, वो पूरा समस्त पद विशेषण रहेगा, क्योंकि वो अन्य किसी शब्द को बता रहा है। चतुर्मुख यह विशेषण है, क्योंकि चार मुख वाला ऐसे कोई व्यक्ति का वो चतुर्मुख क्या हो गया है, विशेषण हुआ है। तो ब्रह्मदेव हो गया विशेष्य, चतुर्मुख हो गया विशेषण। यहाँ पर फाइव चाहिए। ठीक है, फाइव देखो। बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय अन्य पद का अर्थ व्यक्त करने के लिए विग्रह में यत और तत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने सीक्वेंस से हम देख रहे हैं, ये हमेशा बात ध्यान में रखो, समझ लो कि पहले हमने बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो अन्य पद प्रधान होता है। सामासिक पद कैसे बनता है, तो अन्य पद के लिंग के अनुसार सामासिक पद बनता है। विग्रह कैसे होता है, तो शब्द के उस खुद शब्द का जो भी लिंग रहेगा उसके हिसाब से उसके रूप बनने वाले हैं विग्रह में। उसके बाद हमने विशेषण विशेष्य देखा।
कि पूरा का पूरा सामासिक पद जो है वो विशेषण होता है, और जो उसका अर्थ है वो उसका विशेष्य होता है। अभी पांचवा पॉइंट है कि बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय अन्य पद का अर्थ व्यक्त करने के लिए, अभी बहुव्रीहि समास तो हमने देखा कि अन्य पद प्रदान होता है, तो अन्य पद का अर्थ तो समझ में आना चाहिए कि नहीं। तो उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यत और तत् के रूप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने आपको क्लास में यत और तत् के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सर्वनाम के रूप लिखने के लिए कहा था। सारे के सारे तत् के जैसे ही चलते हैं, सर्व सिर्फ स और त की जगह पे य लिख देंगे तो यत के रूप बनेंगे। ठीक है, चलो उदाहरण देखो यहाँ पर। जैसे पीताम्बर एक सामासिक पद है, मतलब पीला है जिसका अंबर, बट वो कौन है, तो वो बताने के लिए हमने यस्य सह, कोई तो मानव कोई तो व्यक्ति, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मानव लिखा है पुल्लिंग में। पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका, वो कोई तो व्यक्ति, ठीक है, पुल्लिंग में। शुभानना, शुभम आननम यस्याह सा, स्त्रीलिंग में शुभानना। अब ये हमें कैसे समझ में आएगा कि यत का पुल्लिंग में कब प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में कब प्रयोग करना है, और दूसरी बात कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए लास्ट में जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रभुत सलीलम, ऐसे लिखा है प्रभुत सलीलम, प्रभुत मतलब बहुत और सलीलम मतलब पानी, ठीक है, तो बहुत पानी, ऐसे उसका सीधा सीधा मीनिंग है। तो यहाँ पर विग्रह करते समय मैंने यहाँ पर प्रभुतम सलीलम यस्मिन तत् ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैंने उसका मीनिंग क्या लिया है कि बहुत पानी है जिसमें, ऐसा कोई तो नपुंसक लिंगी पदार्थ, नपुंसक लिंगी चीज, तो वो क्या हो सकती है, तो पात्रम शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब मुझे प्रभुत सलीलम पात्रम ऐसे बोलना है। इसलिए मैंने मीनिंग क्या हुआ है उसका कि बहुत पानी है जिसमें ऐसे बोलना है, तो जिसमें इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यत सर्वनाम की सप्तमी विभक्ति यस्मिन होती है। तो यस्मिन तत्, जिसमें है वो कौन, तो कोई तो पात्र होगा, बर्तन कुछ इस अर्थ में। ठीक है, तो पांचवे पॉइंट में हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें अन्य पद का अर्थ व्यक्त करने के लिए हमें यत और तत् का, तत् सर्वनाम के रूप का प्रयोग करना है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, किस में करना है, ये हमें समस्त पद बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी समस्त पद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में दिया जाएगा। ठीक है, दिया दिया गया होगा। जैसे पीताम्बर यह पुल्लिंग में है, यह आपको समझ में आ रहा है, बालक देव इस तरह से दिख रहा है। शोभानना यह स्त्रीलिंग में है, क्योंकि लता, राम, रमा, सीता, इस तरह से शोभानना हुआ है। और लास्ट में प्रभुत्व सलीलम, इस तरह से नपुंसक लिंग में यहाँ पर पद हुआ है। तो आपको सामासिक पद ही बताता है कि मैं कौन से लिंग में हूं। तो इस तरह से आपको उस लिंग का यत और तत् का सर्वनाम का प्रयोग करना है। मुझे समझ में आया पीताम्बर यह पुल्लिंगी पद है, इसलिए मैंने यस्य सह पुल्लिंग का प्रयोग किया। शुभानना मुझे समझ में आया ये स्त्रीलिंग में पद है, तो मतलब स्त्रीलिंग के बारे में बताना है, इसलिए मैंने जिसका है वो यस्याहा सा ऐसे स्त्रीलिंग में किया। और लास्ट के उदाहरण में मुझे समझ में आया कि ये पूरा पूरा पद जो है वो नपुंसक लिंग में है, प्रभुत सलिलम, इसलिए मैंने यस्मिन तत् ऐसे नपुंसक लिंग में यत और तत् का प्रयोग किया। यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बट कहीं पर शेयर मत करो, ठीक है। कापि शंका अस्ति वा नास्ति? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी बहुब्रीहि समास के भेद कितने हैं, तो दो भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। दोनों के जैसे हम सजातीय विजातीय बोलते हैं ना, तो उस तरह से समानाधिकरण और व्यधिकरण की व्याख्या परिभाषा समझना आसान है। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है उसे हम समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। वह है तो बहुव्रीहि समास, बट उसमें भी एक पहला भेद है कि समानाधिकरण, कि जिसमें जो सामासिक पद है उनका विग्रह करते समय दोनों पद में समान विभक्ति होती है।
क्यों होती है, या आप क्लास में बताया था कि वो ये आपस में विशेषण विशेष्य होते हैं। आगे डिटेल में जब हम समानाधिकरण समास पढ़ेंगे तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि इन दोनों में एक ही विभक्ति क्यों होती है। लेकिन आपने पढ़ा भी है, हमने पढ़ा भी है कि विशेषण विशेष्य की एक ही विभक्ति होती है, तो उस तरह से ये आपस में विशेषण विशेष्य बन जाते हैं, इसलिए उसमें समान विभक्ति होती है। तो जिस समास में विग्रह पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति की जाती है उसे हम कहते हैं समानाधिकरण समास। जैसे पीताम्बर, पीतम अंबरम, समान विभक्ति हुई है। यस्य सह छोड़ दो, क्योंकि हमने पीतम अंबरम यही हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद की समान विभक्ति होती है वो होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसके अपोजिट व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अर्थ के अनुसार अलग अलग विभक्ति होती है उसे हम व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में क्या होता है, अर्थ के अनुसार विग्रह पदों में मतलब सामासिक पदों में विग्रह पदों में अलग अलग विभक्ति की जाती है, समान विभक्ति नहीं होती है। पूर्व पद की अलग विभक्ति होगी सही अर्थ करने के हिसाब से, और उत्तर पद में अलग विभक्ति होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। दोनों अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि इस साल में दोनों समास के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देखो उदाहरण दिया यहाँ पर, गजानन, गजस्य आननम यस्य सह, हाथी का मुख है जिसका वो, मतलब भगवान गणेश। तो यहाँ पर अर्थ करने के लिए हमने मीनिंग क्या किया है, हाथी का मुख है जिसका, हाथी का कारक के हिसाब से ही मीनिंग होता है, इसलिए गजस्य ऐसे हमने षष्ठी विभक्ति की। और आननम यह मूल शब्द नपुंसक लिंग में ही है, उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन हुई आननम। यस्य सह ये पुल्लिंग में है गजानन, इसलिए हमने यत और तत् का पुल्लिंग में प्रयोग किया यस्य सह। समझ में आ रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है? सर व्यधिकरण फिर से समझाओ ना, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ओके, समानाधिकरण समझ में आया है? हाँ सर। समानाधिकरण के अपोजिट है व्यधिकरण। जैसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में विग्रह में सभी पदों की समान विभक्ति होती है। जो सामासिक पद होते हैं यस्य सह को छोड़ दो, क्योंकि वो समस्त पद नहीं है। ठीक है, वो अर्थ करने के लिए हम यत और तत् का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो समस्त पद में नहीं आते। समस्त पद मतलब सामासिक पदों में जो पद होते हैं उसे हम बोलते हैं। तो जैसे पीताम्बर है, इसमें पीतम अंबरम दो पद है, तो उन दोनों की हमने समान विभक्ति की है। लेकिन व्यधिकरण समास किसे कहते हैं, कि सामासिक पद जो है उनमें विग्रह में अलग अलग विभक्ति की जाती है। जैसे गजानन, इस सामासिक पद में गज और आनन ये दो पद है, सही है। तो यहाँ पर गज इस पद की षष्ठी विभक्ति की है और आनन इस पद की प्रथमा विभक्ति की है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ वैसे हो रहा है कि हाथी का है मुख जिसका, सही ना, हाथी का। तो इसलिए का की के षष्ठी विभक्ति का मीनिंग हो रहा है, इसलिए गज इस शब्द की हमने गजस्य ऐसे षष्ठी विभक्ति की। तात्पर्य क्या है कि कुछ बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में समान विभक्ति होती है विग्रह में, तो वो उदाहरण समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के हैं। और कुछ उदाहरणों में अलग अलग विभक्ति की जाती है विग्रह में, जैसे गजस्य आननम यस्य सह, उसे हम व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिन पदों की विभक्ति अलग अलग होती है विग्रह में उसे हम व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ में आया? अभी श्रावी ने पूछा था ना। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं सर। सर समानाधिकरण में जो पीताम्बर है उसमें पीतम अमरम क्यों है, अंबरम, क्यों किया गया है? क्या? पीतरम अम्बरम क्यों नहीं है, पीतम अम्बरम क्यों है? पीतरम क्यों होगा, क्योंकि मूल शब्द पीत ही है ना, पीतर नहीं है। ओके सर। पितर मतलब हमारे पूर्वज सर होते हैं। हम्म। नहीं, वो अ, पिता का जो शब्द रूप है उसके हिसाब से बोल रहा नहीं नहीं नहीं, पिता, पिता अलग है, यहाँ पर पिता अर्थ नहीं है, पीत है, पीत। और पीत अंबर,
हमने सीखा है, एक पॉइंट हो यहाँ पर और एक लिखना, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा है और लिखने की आवश्यकता नहीं कि समास करते समय यदि संधि हो रही है तो कंपलसरी संधि करनी है। तो पीत और अंबर में क्या हुआ है, दीर्घ संधि होके पीतांबर बना है, वहां पर पिता शब्द नहीं है, हृदय। सौम्या बोलो। सर वो समझेगा कैसे कि वो समानाधिकरण है या व्यधिकरण है? मीनिंग, जैसे पीतांबर है, इसका यदि मीनिंग आपने किया, पीले का है अंबर जिसका, ऐसा मीनिंग नहीं करते हम, सिर्फ करते हैं पीला अंबर जिसका है, पीला अंबर। तो ये क्या होता है, आपस में विशेषण विशेष्य होते हैं। अंबर यह मतलब वस्त्र होता है, कपड़े, और पीला वस्त्र, पीले का वस्त्र ऐसे नहीं बोलते हम, पीला वस्त्र ही बोलते हैं बस। बट यहाँ पर गजानन, इसका जब हम मीनिंग करते हैं तो गज आनन, हाथी मुख, ऐसे नहीं करते हम, हाथी तोंड ऐसे नहीं करते, हाथी का मुख जिसका है, ऐसे मीनिंग करते हैं। ओके सर। समझ में आया? सौम्य मीनिंग आपको ध्यान में लेना है, और तभी आपको समझ में आएगा कि अ, कौन से समास का ये उदाहरण है। हाँ, आगे अनिश बोलो। ठीक है सर। सर ये इस पीडीएफ को भेज दो ना ग्रुप पे। हाँ, एक्चुअली पीपीटी है, हाँ। स्क्रीनशॉट निकालो ना आप, नोटबुक में लिखो ना ये। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि पीपीटी की फिर पीडीएफ पीडीएफ भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे पूरा क्लास की पीडीएफ है, उसे और कंटिन्यू करना बाकी है। ये कंप्लीट नहीं किया है मैंने, व्यधिकरण ये देखो आगे खाली है, मैंने सिर्फ यहाँ पर बहुव्रीहि का ही किया है आपको पढ़ाने के लिए। बाकी पीपीटी बाकी है इसके, इनकम्प्लीट है, बाकी के समाज की इनकम्प्लीट है। यहाँ तक समझ में आया अभी? हाँ सर। ठीक है, आगे देखो। सर हाँ, शालमली। सर यहाँ पे जो आपने पिछला वाला एग्जाम्पल दिया, गजस्य आननम यस्य सह, हम्म मतलब हाथी का है मुख जिसका, बराबर। हम्म लेकिन सेंटेंस ऐसे भी तो बन सकता था ना, हाथी के समान मुख है जिसका, तो उसका समास कैसे होता? हाथी के समान मुख है जिसका, ऐसे नहीं तो होता उस है, क्योंकि गजानन जो शब्द है ना, वो भगवान गणेश का नाम है। तो उसके हाँ हाथी का जैसा मुख नहीं है, हाथी का ही मुख गणेश का है। हाँ। हाँ, किसी का फेस यदि हाथी के जैसा दिख रहा है तब बात अलग है, बट इस उदाहरण में वैसे नहीं होता है। ओके, तो फिर वो समास किस में आएगा? वो समास बहुब्रीहि में नहीं, इव किस में आता है, शायद समाहार द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण हो सकता है वो। ठीक है। देखना पड़ेगा एक बार, बट बहुव्रीहि का तो नहीं होगा। ओके। सर सुनो ना। हाँ बोलो अनिश। हेलो सर। सर वो फर्स्ट स्लाइड से दिखाओ ना, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड तो ये है, यहाँ से हमने सीखना स्टार्ट किया बहुव्रीहि समास, और ये सेकंड स्लाइड है जो कि हमने पढ़ी हाँ अभी। सर। ठीक है, चलो। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास का पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ मुझे डेफिनेशन आपको बतानी थी इस स्लाइड पे, कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। अब हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। व्याख्या परिभाषा वैसे के वैसे यहाँ पर कॉपी की है, पिछले स्लाइड वाली, तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप पढ़ सकते हो। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में समान विभक्ति होती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण भी वही दिया है। कौन सी बातें समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में ध्यान में रखनी है, तो देखो, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण होता है और अन्य पद विशेष्य होता है। ये तो बहुव्रीहि समास का ही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कि बहुव्रीहि समास में ऐसे होता है कि अन्य पद विशेष्य होता है और पूरा का पूरा समस्त पद विशेषण होता है। लेकिन समानाधिकरण में और क्या विशेष है, तो सेकेंड पॉइंट देखो, इस समास में, समास के समस्त पदों में जो पद होते हैं वो पद आपस में भी विशेषण विशेष्य होते हैं। उसमें प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। इसी कारण
उन दो पदों में एक विभक्ति की जाती है। समानाधिकरण समास की हमने व्याख्या क्या की है कि विग्रह में दोनों पदों की समान विभक्ति की जाती है। बट क्यों की जाती है? क्योंकि सामासिक जो पद है उन वो दोनों पद भी आपस में विशेषण विशेष्य होते हैं, और दोनों पद मिलकर जो सामासिक पद बनता है वो पूरा भी एक विशेषण होता है अन्य पद का। मतलब उदाहरण देखो, यहाँ पर पीताम्बर वही उदाहरण लिया है, पीतम अंबरम, ये दो पद है समास में, उसमें वो दोनों आपस में विशेषण विशेष है। पीतम मतलब पीला, यह विशेषण है, और अंबरम यह विशेष है। तो विशेष्य के अनुसार विशेषण की विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? अंबरम यह विशेष्य है जो कि नपुंसक लिंग में है, इसलिए यहाँ पर पीतम भी नपुंसक लिंग में हुआ है, क्योंकि वो पीतम उसका विशेषण है। और ये दोनों पद मिलके जब पीताम्बरः पद बना है, वो भी किसका विशेषण है? उस व्यक्ति का विशेषण है, और उस स्थान पे वो व्यक्ति विशेष है। ठीक है, कुछ डाउट है? शालमली बोलो। सर स्वरा पूछ रही थी लाइक पिछले वाले एग्जाम्पल में वही गजानन वाले कि अगर पहले उसके दो डाउट्स है कि एक तो गजानन और गणपति आया तो कौन सा वाला करेक्ट होगा। गजानन और गणपति आया तो कौन सा बराबर होगा वो गजस्य हनन के लिए। मतलब समझ में ना आया, मतलब अलग ही सामासिक पद आएगा ऐसे बोलना है आपको? नहीं, ऑप्शंस में चार आएंगे और उसमें से दो, अगर एक गजानन और एक गणपति आया दोनों का अर्थ तो सेम ही है ना। नहीं 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 नहीं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डाउट है। आपको ऐसे बोलना है कि गजानन ऐसे सामासिक पद दिया है, और मान लो हाँ। तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन में गजस्य आननम यस्य सह दिया है, और दूसरे ऑप्शन में मान लो गणपति ही दिया है। सही है, ऐसे बोलना है ना? हाँ। नहीं तो गजस्य आननम यस्य सह ऐसे विग्रह दिया है और उसका आपको सामासिक पद लिखना है। तो सामासिक हाँ। पद में आपको पहला ऑप्शन दिया गजाननः, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गणपति। सही है ना? हम्म। तो कौन सा सही होगा, ऐसा क्वेश्चन है ना? हाँ। और एक ऑप्शन हम लिख देते हैं, गणेश। गणेश। गणेश समास का उदाहरण नहीं है, बट फिर भी हम्म। गणेश। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको डाउट है, सही है ना? तो विग्रह हम्म। में जो पद होते हैं वही पद समास में चाहिए। ओके। मीनिंग भले चाहे सेम होता हो, मीनिंग तो यहाँ पर सेम होता नहीं है वैसे, क्योंकि गजानन का मीनिंग होता है हाथी का मुख, और गणपति का मीनिंग होता है गणों का पति, गणों का मालक। गण मतलब इंद्रिय होते हैं, इंद्रिय का नाम हमारे जो ऑर्गन्स है, आँख नाक कान हाथ पैर सब कुछ, तो उसे गण कहते हैं संस्कृत में, उसका मालक, इंद्रिय का मालक गणपति। तो मीनिंग सेम होता नहीं है, बट फिर भी यदि होता है किसी ऑप्शन में तो आपको ध्यान में रखना है विग्रह में जो पद होते हैं वही पद आपको सामासिक पद में चाहिए। ओके। समझ और में आया ना? दूसरा डाउट। हाँ। और दूसरा डाउट ये था कि गज और आनन दोनों ही प्रधान पद है तो फिर वो द्वंद्व समास क्यों नहीं है। दोनों प्रधान पद है नहीं, नहीं यहाँ पर। कैसे। द्वंद्व समास की इतरेतर द्वंद्व समास हमने पढ़ा, वहां पर डेफिनेशन क्या थी? दोनों पद जो है वो मुख्य है, सही ना? और हाँ। मोस्टली इतरेतर द्वंद्व समास जो है वो जोड़ी वाले पद में होता है। जोड़ी वाले पद मतलब क्या होता है? जैसे माता पिता होता है ना, हम्म। माता पिता, इस तरह से होता है। बाकी में भी होता है, होता नहीं है ऐसे नहीं है, बट मोस्टली ऐसे पदों में होता है जहां पर माता भी मुख्य है और पिता भी मुख्य है। लेकिन यदि हम यहाँ पर गज और आनन ऐसे दो पद ले ले, तो यहाँ पर गज तो मुख्य पद हम बोल सकते हैं कि ले सकते हैं, बट आनन यह मुख्य पद नहीं होता है। क्यों ठीक है, सर। और क्योंकि मीनिंग भी नहीं हो रहा है ना उसका, उसे क्या बोलते हैं हम? अनिष्ठ मीनिंग बोलते हैं, अनिष्ठ, जो एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राम कृष्ण, जब हम बोलते हैं
हम्म, खत्म हो जाए। राम नो राम राम श्याम उदाहरण लेते हैं हम इतरेतर द्वंद्व समास का। अब यहाँ पर देखो, राम च श्याम च ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि राम यह मुख्य है, श्याम भी मुख्य है, लेकिन गज और आनन में वैसा मीनिंग होता नहीं है। हाथी हम्म, और मुख ऐसा मीनिंग नहीं होता है। ओके। गज च आनन च ऐसा नहीं होता है। हम्म, भाषा में वैसे नहीं किया जाता है, इसलिए। अच्छा। क्या और कुछ डाउट है? यहाँ पर और एक ऑप्शन नहीं। आपको यदि लिख दूं, गजानन का ही अनिष्ट रूप, हाँ। गजाननी लिख देता हूं मैं, बट गलत ऑप्शन लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम्म, गजा हम्म, गजाननी लिख दिया है, तो अभी कौन हम्म, सा सही लिखोगे आप? गजाननः। गजानन लिखोगे, बट मैंने यदि विग्रह में यहाँ पर चेंज कर दिया, अब ऑप्शन क्या लिखोगे? गजनानी। गजा गजानना। हाँ, हाँ। गजाननानी न न गजाननानी चाहिए इधर। हम्म, अब ऑप्शन सही क्या होगा? गजाननी। गजानन। गजाननी ऑप्शन सही हुआ, पीताम्बरी के जैसे गजाननी, क्योंकि हमने विग्रह में यस्याः सा लिखा है। हम्म, तो आपको समस्त पद जब लिखना होता है, तब आपको सामासिक पद या विग्रह में यस्य सह का प्रयोग किया है, यस्याः सा का प्रयोग किया है, या किसका प्रयोग किया है, उसके हिसाब से आपको सही सामासिक पद लिखना है। ओके। समझ में आया? हाँ। और किसी को कुछ डाउट है? सर सर लेकिन एक मुझे विभक्ति हम्म, तत्पुरुष समास जो था उसका तृतीय तत्पुरुष समास में एक एग्जाम्पल दिया था। अभी वाप कल्लह। बहुव्रीहि में कुछ डाउट है हृदय? नहीं। बहुव्रीहि में नहीं है ना, उसके हम रिवीजन लेते समय वो मुझे पूछो, नहीं तो मुझे पर्सनली कॉल करो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसका आंसर मैं बता दूंगा। चलेगा? बहुव्रीहि में नहीं ना डाउट? नहीं। समानाधिकरण समास देखिए, विशेषण विशेष्य समझ में आया है? सामासिक पद में जो पद होते हैं, वो पद आपस में विशेषण विशेष्य होते हैं। जैसे पीताम्बरः इस समास में पीत और अंबर दो पद है, उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, इसलिए दोनों में समान विभक्ति होती है, पीतम अंबरम। ठीक है, आगे देखो, इस समास में समस्त पद का अर्थ समझकर ही विग्रह करना है। वैसे तो बहुव्रीहि समास में पूरे सामासिक पद का मीनिंग समझकर ही विग्रह करना है। फोर्थ पॉइंट, विग्रह करते समय समास में जो पद है उनका मूल लिंग ध्यान में लेना है और उनके अनुसार ही योग्य रूप विग्रह में लिखना है। ये भी हमने पहले ही पढ़ा है कि मूल जो शब्द है वो किस लिंग में है, उसके अनुसार ही उसका विग्रह में लिंग करना है। भले ही सामासिक पद में उसका पुल्लिंग किया हो, बट विग्रह में उसका नपुंसक लिंगी शब्द है तो नपुंसक लिंग ही होगा। जैसे पीताम्बरः, ये अंबरः, अंबर शब्द नपुंसक लिंग में है, फिर भी सामासिक पद जो है वो पीताम्बरः बना है, और विग्रह में लेकिन पीतम अंबरम ऐसे बना है, क्योंकि अंबर मूल शब्द नपुंसक लिंग का है। समझ में आया यहाँ तक? हम्म, हाँ सर। आगे देखो, अभी उदाहरण, सिर्फ दो ही उदाहरण मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, बाकी सारे उदाहरण आपको करने हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण है। जैसे प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम
यस्य यस्य सह। तो आगे प्रियदर्शनी लिखा है रूप, तो बताओ क्या होगा, कौन बताएगा, जिसे आंसर आ रहा है वो रेजन करो। हम्म, हाँ चलो बताएगी, हाँ सुचित्रा। बोलो। प्रियं दर्शनं यस्याः सा। प्रियम दर्शनम दर्शनं यस्याः सा। यस्याः सा, सही है। कैसे समझ में आया यस्याः सा होगा, वो स्त्रीलिंग है इसलिए। क्योंकि प्रियदर्शनी यह सामासिक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है, प्रियदर्शनम। हृदय। प्रियं दर्शनं यस्यः सः। हम्म, प्रियदर्शनम, प्रियं यह सामासिक पद प्रियं कौन से लिंग में दर्शनं है? नपुंसकलिंग में। हाँ तो क्या आएगा, यस्य, यम कौन कौन बताएगा? यस्यः तत् आएगा ना। वो चैतन्य। यस्य तत् आएगा ना। से। हाँ, नहीं यस्य नहीं नहीं। यस्य तत्, आंसर क्या आएगा, यस्य तत्। क्योंकि सह तत् सर्वनाम का नपुंसकलिंग में रूप कैसे बनते हैं, तत्ते तानी होते हैं ना, और सामासिक पद भी नपुंसकलिंग में है। मतलब हमें क्या करना है, यत और तत् दोनों नपुंसकलिंग में चाहिए। अभी यस्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में एक जैसे हुआ है, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का टेबल तृतीय विभक्ति से सेम चलता है, इसलिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति यस्य यस्य हुआ। बट हमें तत्सर्वनाम की तो प्रथमा विभक्ति करनी है ना, तो नपुंसकलिंग में तत्सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति तत् होती है, इसलिए यस्य तत्। समझ में आया? सेम वैसे ही आगे बताओ, ओरली पीताम्बरी, कौन बताएगा? कोई और बताओ अभी। बोलो जल्दी जल्दी, हाँ सही बोलो। सही। हाँ बोलो, अवधूत बोलो। पीताम्बरी जल्दी बोलो, 2 मिनट बचे मीटिंग एंड होने के लिए। अवधूत। पीतमंबरम यस्याः सा। यस्याः सा, वेरी गुड। पीताम्बरम यस्याः सा। पीताम्बरम, पीताम्बरम, अंबरम यस्य तत्। पीतम अंबरम यस्य, यस्य तत्। यस्य तत्, वेरी गुड। आगे नीलकंठः, अनिश। सर इसका नहीं आता। नीलकंठ, अभी कंठ शब्द कैसा है बताओ? नीलम कंठ कंठ शब्द पुल्लिंग। नीलः नपुंसकलिंग में है, कण्ठः नपुंसकलिंग। यस्य सा। कंठ शब्द नपुंसक लिंगी है, मूल शब्द, तो नील भी नपुंसक लिंग में होगा। सही है, नीलम नीलम कंठम यस्यः तत्। कंठम यस्य तत् कैसे करेगा हृदय अभी? नहीं, यस्यः सः। यस्य सह, कंठं हाँ यस्य। लंबोदरः, वैदेही बताओ, लंबोदरः। लंबोदरः। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी, 1 मिनट बचा है, इसके आंसर्स आप लिखो, मीटिंग अभी हम एंड करते हैं। समानाधिकरण और वेदीकरण के लिए और एक लेक्चर हम लेंगे कल, नहीं तो परसों। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं हम, या फिर से ज्वाइन करना है? 5 मिनट के लिए करते हैं फिर से ज्वाइन, क्या करना है बोलो? चलेगा सर। ठीक है। ठीक है, चलो इतने एग्जांपल्स के लिए 5 मिनट जल्दी ज्वाइन करो। ये मीटिंग एंड हो गया, अभी मैं एंड करता हूँ, 30 सेकेंड बचे हैं, तुरंत ज्वाइन करो अभी, हाँ।